नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है और मैं आपका स्वागत करता हूं होम लोन से रिलेटेड अपनी इस एजुकेशनल वीडियो में। जैसा कि अपना घर लेना हर आदमी का अपना एक बेसिक ड्रीम होता है और मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी कोई पर्सन अपना घर लेने का सोचता है तो उसके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, बड़े सारे डाउट्स होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, प्रोसेसेस को लेकर के। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आपकी इस जर्नी को, जब आप प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और आपकी रजिस्ट्री होने तक की इस जर्नी को कैसे इसको आपको स्मूथ किया जाए। और मैं अपनी मेहनत को सफल समझूंगा कि यदि मैं आपकी इस जर्नी को 1% भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। सबसे पहले बात करते हैं होम लोन प्रोसेस की। तो जब आपने डिसाइड किया कि जो आपने घर लेना है तो आप बैंक में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो जब आप होम लोन अप्लाई करना चाहेंगे तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, दो पार्ट होते हैं इसके। नंबर 1 बोलते हैं सैंक्शन पार्ट, नंबर 2 होता है डिसबर्समेंट पार्ट। सैंक्शन पार्ट में बैंक क्या करती है कि आपके इनकम डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके लोन को पास कर देती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि कई बार ये सिनेरियो भी होता है कि आप सोच तो रहे हैं कि आपको घर लेना है बट आपने अभी प्रॉपर्टी फाइनल नहीं करी है, तो उस कंडीशन में भी आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं लोन को सैंक्शन करने के लिए। बैंक सिंपली क्या करती है, आपके इनकम डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको एक सैंक्शन लेटर दे देती है। इस सैंक्शन लेटर की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। 3 महीने के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को फाइनल करके बैंक को अप्रोच करेंगे कि हाँ जी मैंने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है। देन बैंक फिर उस पर क्या करती है, आपको रजिस्ट्री के लिए डिस्बर्समेंट की कार्रवाई स्टार्ट करती है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है सैंक्शन, जो आपने प्रॉपर्टी फाइनल की हो तब भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी फाइनल नहीं करी है तो भी आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं सैंक्शन के लिए। सेकेंड पार्ट में आता है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट से मतलब ये होता है कि जैसे आपने जो प्रॉपर्टी फाइनल किया है, आप प्रॉपर्टी पेपर की पूरी चेन जो है आप बैंक को देंगे। बैंक क्या करती है कि इस प्रॉपर्टी पेपर के बेसिस पे इसकी 2 चीज़ें करवाती है, 1 इज़ लीगल एंड सेकेंड इज़ वैल्यूएशन। लीगल में क्या होता है कि बैंक आपको प्रॉपर्टी पेपर की पूरी चेन को चेक कराती है। बैंक ये चेक करती है कि इसकी टाइटल में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बैंक इस पे फंडिंग करे और पीछे फिर कोई इस पे कोई लीगलिटी पे कोई बंदा इस पे डाउट करे, कोई पर्सन डाउट करे इस पे। तो ये सारी चीज़ें लीगल में चेक होती है। सेकेंड पार्ट होता है वैल्यूएशन पार्ट, या जिसको टेक्निकल पार्ट भी बोलते हैं। बैंक इसमें क्या करती है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराती है। वो ये देखेगी कि इसकी क्या मार्केट वैल्यू है। प्लस बैंक के पास बाकायदा प्रोफेशनल वैल्यूअर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम इस प्रॉपर्टी पे फंडिंग करें और प्रॉपर्टी जो है 1 से 2 साल में फिर प्रॉपर्टी कोलैप्स कर जाए। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं ये लीगल और वैल्यूएशन में क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए बैंक लोन वाले केस को बढ़िया बोलते हैं, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर्टी की लीगैलिटी या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डाउट में नहीं रहता। क्योंकि देखो कुछ भी डाउट होगा तो बैंक उस प्रॉपर्टी पे फंडिंग करेगी ही नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैंने जैसे प्रोसेस में बताया कि सैंक्शन और डिसबर्समेंट 2 पार्ट होते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जब आप होम लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने इनको पॉइंट में समराइज़ किया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, चूज़ योर होम लोन एजेंट वाइजली। जी हाँ, होम लोन एजेंट आपका वो पर्सन होता है जो आपकी इस जर्नी को स्मूथ बनाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक स्पेशल एडवाइस करूँगा कि आप कभी भी होम लोन को ऑनलाइन अप्लाई ना करें। इसके देखिए ऐसा बोलने के मेरे कई रीज़न हैं। एक तो ये है कि देखो, अब आपने जैसे मान लो ऑनलाइन अप्लाई किया किसी भी बैंक में, ठीक है, अब हो सकता है कि वो आपके लिए जिस पर्सन को अलॉट हो वो उतना कॉम्पिटेंट बंदा ना हो, उससे प्रॉपर्टी की उतनी वास्ट नॉलेज ना हो, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन की वास्ट नॉलेज ना हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और ख़ास करके प्रॉपर्टी का मैटर ऐसा होता है कि जिसमें आपके लाखों लाख रुपए जो हैं वो स्टेक पे लगे होते हैं। आपने कई लाख रुपए का बयाना वगैरह किया होता है, तो आपको वो उस अमाउंट से ज़रा सी गलती से आप अपने उस अमाउंट से हाथ धो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने सारे जानने वालों को ये ज़रूर सलाह देता हूँ, अपने कस्टमर्स को ये ज़रूर सलाह देता हूँ कि आप अपने होम लोन एजेंट को ऐसा चुनो जिस लोकेलिटी में भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं
उस लोकेलिटी का उसको कम से कम 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि एक बढ़िया होम लोन एजेंट होगा आपको, तो वो आपको क्या करेगा कि आपकी इस जर्नी को स्मूथ बनाएगा और आपको हैसल फ्री लोन प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आती है जो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि नेवर हाइड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर होम लोन एजेंट। आप अपनी कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो, कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो, आप अपने होम लोन एजेंट से ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे बोलते हैं कि एक डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, एक एडवोकेट से अपनी प्रॉब्लम नहीं छिपानी चाहिए, तो उसी तरह से आपसे फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने होम लोन एजेंट को ज़रूर बताएंगे। आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, उस कार्ड की कोई पेमेंट टाइम पे नहीं हो रही है, वो आप अपने होम लोन एडवाइज़र को ज़रूर बताएंगे। आपने किसी को गारंटी दे रखी है, वो आप ज़रूर बताएंगे। आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है, वो आप अपने एडवाइज़र को ज़रूर बताएंगे। पर्सनल लोन की कोई ईएमआई बाउंस है या टाइम पे भी जा रही है तो वो अपने एडवाइज़र को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि देखो आप यदि सारी चीज़ें बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करोगे तो उस हिसाब से जो आपका होम लोन एडवाइज़र है वो आपके केस को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करेगा और आपके जर्नी को स्मूथ बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सलाह दूंगा, जो नंबर 3 पॉइंट है, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। जैसे मैंने बताया कि होम लोन के आपके 2 पार्ट होते हैं, सैंक्शन और डिसबर्समेंट। तो आपको सैंक्शन के लिए अपने इनकम डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखने हैं। इनकम डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है यदि आप सैलरीड हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, 3 महीने की सैलरी स्लिप वो हर बैंक को चाहिए होती है, 2 साल का फॉर्म 16, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आएगा इसमें। फिर साथ में आप एक यदि को एप्लीकेंट है या रजिस्ट्री, कई बार ये सिचुएशन होती है कि बंदा अपने नाम पे लोन लेता है बट जो रजिस्ट्री है वो फैमिली में वाइफ के नाम से कराते हैं या मदर के नाम से कराते हैं, तो को एप्लीकेंट बनेंगे और उनका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा। तो आपने ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक सेट बना करके रेडी रखनी है। उसी तरह से डिसबर्समेंट के लिए जब प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको अपने प्रॉपर्टी चेन, पूरे प्रॉपर्टी पेपर की चेन जो है अपने डीलर या बिल्डर से कंप्लीट सेट लेना है। कई बार आपको डीलर या बिल्डर वो बोलेगा कि जी मैं आपको अब पिछली सेल डीड दे देता हूँ, तो जी नहीं, आपको अपनी पूरी चेन, जब से प्रॉपर्टी की ये चेन स्टार्ट हो रही है, पूरी प्रॉपर्टी पेपर की पूरी चेन आपने लेनी है। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सैंक्शन का के डॉक्यूमेंट हो या आपकी प्रॉपर्टी चेन हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का अपने पास एक सेट ज़रूर बना करके रखेंगे। क्या पता वो जो बैंक है आपसे वो दोबारा आपसे कौन से पेपर मांग लेती है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने होम लोन एडवाइज़र या बैंक को देते हैं, आप अपने पास बिल्कुल एक रेडी रखेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मैं 2-3 चीज़ें और इसमें हाईलाइट करूँगा कि आपको जो जितनी की भी आपकी रजिस्ट्री होनी है उतने का ही आपको एक एग्रीमेंट टू सेल बिल्कुल रेडी रखना है। एग्रीमेंट टू सेल अपने डीलर या सेलर से बनवा करके रेडी रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज करो आप 50 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बट दिल्ली के सिनेरियो में ये बड़ा कॉमन है कि प्रॉपर्टी 50 लाख की है बट इसकी रजिस्ट्री 25 लाख की होनी है, 25 लाख की होनी है। तो जितने की भी रजिस्ट्री होनी है उतने का एग्रीमेंट टू सेल ही बैंक को चाहिए होता है और वो आप बिल्कुल रेडी रखेंगे। देखो रेडी रखेंगे आप में इसमें, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है कि डिसबर्समेंट के लिए आपका जो भी सेलर है आप उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट अपने पास बिल्कुल रेडी रखेंगे। सेलर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका कैंसल चेक, ये चीज़ें सेलर के नाम से चेक बनने के लिए ज़रूरी होती है। कई बैंकों में इन डॉक्यूमेंट के साथ सेलर का एक अकाउंट का विंटेज प्रूफ भी चाहिए होता है। विंटेज प्रूफ से मेरा मतलब ये है कि बैंक ये देखती है कि जिस अकाउंट में भी सेलर पेमेंट ले रहा है वो जो बैंक अकाउंट है न्यू नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। तो जो बैंक है आपसे 6 महीने पुराना उसके बैंक अकाउंट का प्रूफ मांगेगी। तो ये सारी चीज़ें आप पहले ही अपने सेलर या बिल्डर से ले लेंगे तो आपका ये जो काम है बहुत ही इजी हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट के लास्ट टाइम पे डॉक्यूमेंट अरेंज करने की परेशानियों से बचेंगे। नेक्स्ट मैं आपको सलाह दूंगा, चूज़ योर बैंक वाइजली। जी हाँ, ऐसा बहुत सारा देखा गया है कि जैसे मेरा दिल्ली एनसीआर का एक्सपीरियंस है, तो एक प्रॉपर्टी पे आपको एक बैंक मान लो 6.5% का रेट दे रहा है, तो जो दूसरा बैंक है या एनबीएफसी है सेम प्रॉपर्टी पे आपको 9% का भी रेट ऑफ़र करती है। रेट में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये चूज़ करना है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा बैंक आपको
कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है। आपको ये चूज़ करना है कि बैंक की कोई हिडन कंडीशन तो नहीं है, बैंक की पार्ट पेमेंट कोई चार्जेस तो नहीं लगा रहा, कोई आपको फोरक्लोजर चार्जेस तो नहीं है। जैसे कई सारी छोटी छोटी NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जिनके जो एडवाइज़र होते हैं, जिनके एम्प्लॉय जो होते हैं, वो कस्टमर को नहीं बताते, बट वो 3 से 4% का फोरक्लोजर चार्जेस ले रहे होते हैं। तो आपका एक बढ़िया एडवाइज़र होगा, वो आपको गाइड करेगा कि आपको इन सारी चीज़ों में एक बढ़िया बैंक आप चूज़ कर सके इसमें, ठीक है। नंबर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि चूज़ योर टेन्योर वाइजली। मैं आपको सलाह दूंगा, बोलते हैं कि भाई जब भी आप कर्ज लेते हैं तो एक कहावत है हम लोग के यहाँ पे बहुत अच्छी, कि कर्ज लेने से पहले कर्ज चुकाने का प्रोविज़न होना चाहिए। तो ये देखा गया है कि सपोज करो आप यदि 20 साल का लोन लेते हैं, मान लो 20 लाख रुपए का 20 साल का लोन लेते हैं, तो लगभग 17,000 रुपये की EMI बनती है। बट यदि आप 15 साल का लोन लेते हैं तो आपको 19,500 की EMI बनती है इसकी, यानी कि केवल 2,500 रुपये के डिफरेंस से आपके 5 साल रुपए कम हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई 2-2,500 रुपये यदि मेरे EMI बढ़ रही है, लेकिन आपको 5 साल कम हो जा रहे हैं, तो आपको जो टेन्यूर है वो बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करूँगा कि सपोज़ करो आपने 20 साल का लोन लिया, 20 साल के लोन की EMI फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि 16,000 रुपये की बन रही है 20 लाख के लोन की, ठीक है। तो यदि आपको ये देखा गया है कि यदि आप अपनी EMI को डबल कर लेते हो, तो आपका लोन जो 20 साल में ख़त्म होना था वो आपका 6 साल में केवल ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लोन का टेन्योर चूज़ करें वो बहुत अच्छी तरह से चूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चूज़ योर EMI वाइजली। बैंक जो है वो ऑलरेडी ये देखती है, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी देखी जाती है। बैंक ये देखती है कि जो भी आपके महीने की नेट इनकम है, बैंक उसका ये मानती है कि भाई 55 से 60% ही वो आपको EMI के बराबर का लोन देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपकी 50,000 सैलरी है, तो बैंक ये बोलती है कि जी 27,500 रुपये इसका 55% होता है। तो बैंक ये देखिए कि 27,500 EMI के बराबर आपको लोन को ऑफ़र करती है। हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहावत भी है हमारे देश में कि भाई पैसे लेने से पहले पैसा चुकाने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो जो भी आपकी ऑब्लिगेशन चल रही है उस ऑब्लिगेशन को आप ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से इस पॉइंट का भी अपना बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर किया। इस पॉइंट्स के अलावा आपको और भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899967467 और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यदि आप अपना होम लोन एडवाइज़र चूज़ करते हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी इंक्वायरी है, यदि मैं उसको सॉल्व कर सका तो इसको मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। आप हमारी कंपनी के वेबसाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.easyloanbazaar.in, इस पर भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको होम लोन के बेसिक प्रोसेस से रिलेटेड इस वीडियो में बताया है। मैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपसे शेयर करूँगा कि जब आप होम लोन ले चुके हैं तो उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे फर्दर ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि इसी तरह के मोटिवेटिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बना करके डाल सकूं। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।